मेरा एक स्टूडेंट था, वो आईएएस का इंटरव्यू देने गया, तो उससे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि भाई तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे सर। बोला अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मानो तुम नदी में जा रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे? पतंजलि में सिविल सर्विस का सेंटर शुरू होने जा रहा है। मैंने कहा जी बीवीसी। बोले बुद्धिवर्धक चूरन। अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो भारत आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली मुल्क होता। मान लीजिए आपका एक मकान है 10 बीघे में और 10 मर्सिडीज आपके पास है और आप हैं 50,000 करोड़ के मालिक, लेकिन आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी है। आप 50,000 करोड़ के मालिक हैं और आपके महल के चारों तरफ झोपड़पट्टी है। तो जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूद जाएंगे। और यही हुआ भारत के साथ प्राचीन काल से। जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी तो ये विदेशी ताकतें भारत में घुस आई। आप देखो जैसे ही मौर्य काल का पतन होता है वैसे ही विदेशी भारत में घुसते हैं। आप देखो कि जैसे ही गुप्त काल का पतन होता है वैसे ही हूण भारत में घुसते हैं। आप देखो जैसे ही केंद्रीय सत्ता पतन होती है तुर्क भारत में घुसते हैं। आप देखो कि जैसे ही सल्तनत की सत्ता पतन होती है, तैमूर आता है 1398 में, पूरी उत्तर भारत को तहस नहस कर देता है। जैसे ही मुगलों की सत्ता का पतन होता है, नादिर शाह 1739 में आता है और फिर तबाही मचाता और फिर लूटता है। फिर तो अंग्रेजों को भी यहाँ रह के पता चल गया कि यार ये तो केंद्रीय सत्ता है ही नहीं। उन्होंने हमें 200 साल 1757 से 1947, तो अंग्रेजों को एक बात पता चल गई थी कि भाई इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यहाँ के संत है और वो विवेक देना जानते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हुई। इतनी बड़ी बात है कि अब जो आईएएस की तैयारी करेंगे भारत के युवा, वो एक सत्संग के वातावरण में रहेंगे, एक बहुत अच्छे वातावरण में रहेंगे जहां पर उनके विवेक पर काम हो। और विवेक जिसके पास होता है वो आदमी कभी असफल नहीं होता। 1922 में जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो गांधी जी से सीआर दास जी ने कहा कि आप तो असफल हो गए। गांधी जी बोले पहला चरण है, ये तो ट्रेनिंग है, अभी कहां असफल हुए। 1920 में सिर्फ 100 लोग खड़े थे भारत के आंदोलन के लिए। सरकार उन 100 लोगों को मार सकती थी, पीट सकती थी, दबा सकती थी। तो गांधी जी ने कहा कि आंदोलन बंद, मुझे हिंसा पसंद नहीं है। चौरी चौरा की एक घटना हो गई थी, पुलिस थाना फूंक दिया गया था और पुलिस वालों के साथ वो तो सरकार पे हमला था। अब सरकार सबको पीटती, इससे पहले सरकार सबको पीटे, गांधी जी ने कहा आंदोलन खत्म। अंग्रेजों ने कहा आंदोलन खत्म? हाँ बोले आंदोलन खत्म, मुझे हिंसा में भरोसा नहीं। अरे बोले महाराज एक हफ्ते और भरोसा रख लो। बोले है ही नहीं। बोले भाई हिंसा में भरोसा है ही नहीं। 1942 जब पूरा भारत खड़ा हो गया और चारों तरफ हिंसा हो रही थी, अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आपका हिंसा में भरोसा है? बोले अभी भी नहीं। तो बोले रोको इनको। बोले मैं कैसे रोक सकता, मैं तो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं। और ये तो आपके दुष्कर्मों का परिणाम है जो आप भुगत रहे हो, अंग्रेजों भारत छोड़। उस वक्त सीआर दास जी जिंदा नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा कि जो हमने यज्ञ शुरू किया था वो आज अपने चरम पे पहुंच गया है और 1947 में भारत आजाद। ये जीवन चक्रव्यूह है। कभी कभी अभिमन्यु भी जाके अंदर फंस जाता है और कभी क्या अभिमन्यु फंसता ही है। तो निकलने के लिए अर्जुन जैसी दृष्टि चाहिए। इस महाभारत जो यूपीएससी रूप जैसे जीवन रूपी महाभारत से स्वामी जी हमें बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे ही सिविल सर्विस रूपी महाभारत से कि भीष्म पितामह के साथ क्या करना है, सिर्फ बाण ही नहीं चलाते जाना है। पढ़े जा रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 14 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 18 घंटे पढ़ा जा रहे हैं और एक सामान्य सवाल कर दिया, कह रहे रिवीजन नहीं किया है। हर बात का रिवीजन नहीं करना होता। जो चीज आप समझ जाते हैं वो आपके बुद्धि में सही हो जाती है। सभी सत्य स्वामी जी ने कहा मैं एक बार किताब पढ़ लेता था और फिर वो किताब मेरे अंदर से हो जाती। तो अब अगर भीष्म पितामह सामने है, प्रीलिम्स को मैं भीष्म पितामह मानता हूँ। आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है वो भीष्म पितामह। 10 लाख लोग देते हैं और 10,000 लोग क्वालिफाई करते हैं। उस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि 9,90,000 लोगों को बाहर फेंको। तो अब अर्जुन अगर भीष्म पितामह पे सिर्फ बाण चलाते तो कभी नहीं मार पाते। तो कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा करो, शिखंडी को सामने खड़ा, युद्ध तुम्हारे कब्जे में आ जाए।
चाणक्य ने किताब लिखी, उसका नाम रखा अर्थशास्त्र, जबकि वो किताब राजनीति की है। यानी E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक साम्राज्य का निर्माण नहीं होगा। तो हम ये बताएंगे कि इकोनॉमी क्यों बढ़ी, क्या उद्देश्य है, इकोनॉमी समझकर आप क्या करोगे। हम आपको ये बताएंगे कि ज्योग्राफी क्यों बढ़ी। अब अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, औद्योगिक क्रांति वहां नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई भाई। आई इज इक्वल टू आई, इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आधारभूत संरचना होगी, वही उद्योग भी होंगे। अब भारत को देखो, 1853 में पहली रेलवे लाइन मुंबई में बनती है, और 1854 में पहला कॉटन मिल भी मुंबई में बनता है। तो जहां आधारभूत संरचना होगी वही इंडस्ट्री भी होगी। तो पहले चरण में 6 महीने हम आपको ये कराएंगे, हर सब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आप कश्मीर के हिंदू का कपड़ा देखो और तमिलनाडु के हिंदू का कपड़ा देखो, दोनों कपड़ों में आपको अंतर मिलेगा, क्योंकि कपड़ा, खाना, ये सब ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। आप गुजरात के एक मुसलमान का खाना देखो और आप आसाम के एक मुसलमान का खाना देखो, दोनों में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। ये जो सब्जेक्टों का अंतः संबंध है, अंतः संबंध हम क्यों चाहते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो भारत आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली मुल्क होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमारी सीधा दरवाजा कहां खोलता, ईरान में। और ईरान तेल और गैस का भंडार है। अगर तेल और गैस के भंडार पे हमारा दरवाजा खुलता तो हमारी पावर की समस्या कभी नहीं होती, और अगर पावर की समस्या नहीं होती तो ये पूरा उत्तर भारत चमक रहा होता, औद्योगिकरण हो जाता। तो स्वामी जी वहां पे क्या है, अब ये बात किसको समझ में आई, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को पता था कि 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और 100 साल में आर्थिक शक्ति, तो वो दूसरा अमेरिका नहीं बनाना चाहते थे, भारत को तोड़ दिया, काट दिया, कि बस इसको ऊर्जा क्षेत्र से काट दो भारत को। तो ये अंतःकरण है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो आईएएस का इंटरव्यू देने गया, तो उससे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि भाई तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे। बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे सर। बोले अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मानो तुम नदी में जा रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे। बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। मैं कहा यार तुम जब देखो तो पेड़ पे चढ़ के आ रहे हो। बोले सर माफ करिएगा, आप भी तो हर जगह शेर भेज दे रहे हो सर। नदी में भी शेर। हम नहीं लड़ पाएंगे सर, अगर आप चाहते हो कि हम आपको ये जवाब दें, हम नहीं लड़ पाएंगे सर शेर से, हमसे नहीं हो पाएगा सर। ये है सॉफ्टवेयर का रूप। कुछ लोग झल्ला जाते हैं, शेर आ जाएगा क्या करें सर, अब शेर आ गया तो मार के खा जाएगा, क्या शेर ही करेगा, हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे। लेकिन वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपका प्रेजेंस हो, आप विषम परिस्थिति में आपका कॉमन सेंस कैसा काम करता है। क्योंकि ये जो आपकी कंपटीशन होती है, इसमें पहला जांच यही होता है, 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, और आप टेंशन में हो। उनको पता है कि आप टेंशन में हो, क्योंकि आप योग नहीं करते। वो आपके स्ट्रेस का फायदा उठाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सिगरेट पी रहे। एक साहब को मैंने पकड़ा, मैंने कहा सिगरेट पी रहे, बोले स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसके बाद हो जाएगा, दुआ भर रहा है। मैंने इसके बाद हो जाएगा, बोले सर कोशिश तो करेंगे। 6 अटेम्प्ट प्रीलिम्स दिया, कभी नहीं हुआ। दुआई भर गया। मैंने कहा अब क्या करोगे। तो वो बात तो खैर ठीक है, अब नहीं जुड़े। इस देश की इतनी बड़ी संस्कृति, योग ध्यान, अब हम सब उजाले में बैठे हैं, अब यहाँ कोई भूत की चर्चा करे आपको डर नहीं लगेगा। इतने सारे लोग बैठे, आपको कहाँ डर लग सकता है। लेकिन अगर अंधेरा हुआ तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देगा। उस अंधेरे में सिर्फ योग और ध्यान में आंतरिक शक्ति काम आती, बाकी कोई काम नहीं आता। आप देखो 1960 की अगर आपने मूवी देखी श्री 420, तो उसमें नायक कपड़ा उपड़ा फटा हुआ है और वो लिया हुआ है छाता ले, गाना गा रहा है। और एक गाना है 1960 का कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। इतनी गरीबी थी, फूल के सिवा कुछ भेज ही नहीं सकते थे। आज 2000 में कौन सा गाना है, कुड़ी कहती है मैनू जगुआर ले दो। इतनी ज्यादा है, प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा है, अब वो फूल उनका कॉन्सेप्ट नहीं रहा, जगुआर आ गया। तो समाज बदल कैसे रहा है, क्यों रहा है, कौन से फैक्टर्स है जो समाज को बदल रहे, ये सब हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे अप्लाइड रूप में। हम आपको चतुर्लिंगम नहीं बनाएंगे 3 इडियट का। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें एक पात्र है चतुर्लिंगम, वो भी ऐसे भाषण देने मंच पर आता है और चमत्कार का बलात्कार कर देता है, पूरे संस्थान की बड़ी बेइज्जती होती है।
मंत्री जी मंच से उठकर चले जाते हैं, हम रैंचो बनाएंगे, आपके विवेक को, आपके सोचने की क्षमता को, आपको कनेक्ट करने की क्षमता को, उन सबका विकास करें। दूसरा पेपर इतना प्यारा है, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। अब अफगानिस्तान जैसा देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चौराहा है वो, चौराहे पे हमारा कब्जा होना चाहिए। उस चौराहे से एक रास्ता निकलता है चीन को, एक रास्ता ईरान को, एक रास्ता भारत को, एक रास्ता रूस को। तो अगर उस चौराहे पे हम भी बैठ जाएं, अगर अफगानियों से हमारा अच्छा संबंध हो जाए, तो हमारा चारों तरफ असेसमेंट हो जाएगा, हम चारों तरफ निकल सकते हैं। तो आपको ये आईएएस बनाने के साथ हम ये भी सिखाएंगे कि अखंड भारत कैसे बनाना और उसका प्रधानमंत्री अवध ओझा जी को कैसे बनना। ये जो नक्सलिज्म है क्यों है, कोई परेशान है तभी तो लड़ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बचाएंगे, ये तीसरा पेपर। और चौथा पेपर तो कमाल का है, एथिक्स। लेकिन आजकल के अधिकारी सिर्फ आंसर लिख के आते हैं, उनको एथिक्स से कोई मतलब है, क्योंकि उसको इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इंद्रिय सुख दो ही सुख है, एक ब्रह्म का, एक माया का। ब्रह्म का उन्होंने जाना नहीं, भ्रम में पड़ गए, तो माया की तरफ भागना स्वाभाविक है। जो ब्रह्म से हट गया भ्रम में माया में पड़ गया। एक तरफ तो जाएगा ही, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर एक डायरेक्शन में तो जाएगा। मन को अगर आप बंद कर दो तो फिर आदमी पागल होकर मर जाएगा। तो आप विषम परिस्थिति में, अब 4-5 लोग बैठे हैं और कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको घूरते हैं 5 लोग, और जब आदमी लगातार आपको पूछते नहीं, कुछ आपको देख रहे हैं बस। अब जब निरंतर आदमी देख रहा है, बोल ही नहीं रहा, हंस भी नहीं, अब सदैव स्वामी जी यहाँ बैठे, अगर बीच बीच में ना हंसे तो बाकी लोग तो टेंशन में रहेंगे कि भाई पैर तो हिलाना है। तो जैसे ही सामने वाला व्यक्ति हंसता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। पर वो व्यक्तित्व की जांच है पूरी तरह से, और वो उनके अजीब अजीब तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आईएएस क्यों बनना है, और पता चला भाई कोचिंग तो बता देती है कि भाई यही आंसर देना है कि सर हमें चुनौतियां बहुत पसंद है और सर हम चैलेंजेस लेना चाहते हैं। फिर वो बोर्ड के मेंबर मुस्कुराते हैं देख के कि ऐसा नहीं है, तुम दहेज के चक्कर में आए हो। अच्छा ब्याह हो जाए। फिर वो बोर्ड के मेंबर मुस्कुराते हैं, वो ये कहते नहीं है, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो जो एस्पिरेंट है वो भी समझ जाता है किस लिए, तो वो भी जवाब मुस्कुराहट में ही देता कि सर सही सोच रहे हो, आए तो इसीलिए ही है। ये भी एक कन्वर्सेशन है। जब आप इशारों में किसी की बात को समझते हो, अब वो मुस्कुरा रहे हैं और आप सीरियस हो गए कि नहीं सर हम दहेज नहीं लेंगे, तो समझ के झूठ बोल रहे। तो जैसे वो मुस्कुराए सोच के कि नहीं नहीं तुम तो आए हो दहेज के चक्कर में, तो एस्पिरेंट भी समझ गया कि गुरुजी यही सोच रहे, तो वो भी मुस्कुरा दिया कि सर आप सही सोच रहे। तो कितनी बढ़िया कन्वर्सेशन हो गई, ना सामने वाले ने कुछ पूछा, ना अगले ने कुछ वर्बली जवाब दिया, पर आदन। तो ये 3 चरण, और उसके साथ साथ आपको पतंजलि में कभी तैयारी के साथ जो आम लड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो गुजर रहे हैं लोग, ये जो नशा है वो इसीलिए। नशे का उत्पत्ति, आप 5 साल के बच्चे को नशा नहीं करा सकते क्योंकि उसके पास स्ट्रेस है ही नहीं, एंजाइटी है ही नहीं। आप देखो घरों में कभी कभी डेथ हो जाती है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि घर में कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई। इसी को हम बालमन कहते हैं। तो आप 5 साल के बच्चे को नशा नहीं करा सकते। जवानी जहां से शुरू होती 20 साल, और फिर समाज बैठा ही हुआ है बनाने के लिए। तो हमारे इलाहाबाद में, जब मैं इलाहाबाद गया तो वहां लोग तंबाकू खाते थे, तो बोले तंबाकू बीवीसी खाते हो? मैंने कहा जी बीवीसी। बोले बुद्धिवर्धक चूरन। तो मैंने अपने सीनियर से कहा, मैंने कहा सर अगर इतना बड़ा बुद्धिवर्धक है तो ये रिक्शे वाले भी तो अफलातून हो जाएंगे सर। तो बोला जबान लड़ा रहे हो? दंड बैठक करवाया 100-250। अब सीनियर है, रैगिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो आपको यहाँ पर, तो आपको एक सबसे बड़ी गारंटी है यहाँ कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब सदैव स्वामी जी की शरण में जो लोग यहाँ रहेंगे वो अपना जीवन बनाकर ही जाएंगे। और बहुत खुशी है मुझे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रात तो आए थे 50-100 बच्चों को पढ़ाई कराने, फिर कितने 500 से तो शुरू होता। जी 500 से शुरू। रात को क्या रात में मैं 2 बातें यहाँ पे कहूंगा। कोरोना में स्वामी जी ने बचाया। जब कोरोना हो गया और सांस रुकी तो सिर्फ कपाल भाती गांव आई। मेरी श्रीमती जी यहाँ बैठी हैं। मैं पूरे कोरोना सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सिर्फ प्राणायाम, मैंने कहा और कुछ करना ही नहीं।
तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि पतंजलि में सिविल सर्विस का सेंटर शुरू होने जा रहा है। इस बात को लेकर मुझे अभी भरोसा नहीं। इतना खुशी, इतना उत्साहित हूं। तो आप सबको सादर निमंत्रण है, पूरे भारत को निमंत्रण है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो तो पतंजलि में आप सबका स्वागत। जय हिंद, जय भारत। जोरदार अभिनंदन अवध ओझा जी।